आज हम भारतीय हस्तशिल्प परंपरा के बारे में बातचीत करेंगे। भारतीय हस्तशिल्प परंपरा के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हस्तशिल्प या क्राफ्ट चीज़ क्या है, हम किस चीज़ को क्राफ्ट कहें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो विभिन्न विद्वानों ने काफ़ी आपस में विचार विमर्श के बाद में जिस वो एक परिभाषा पर एकमत हुए प्रतीत होते हैं, वो ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो देखने में कलात्मक या सुंदर हो, उसके साथ में कोई उपयोगिता जुड़ी हुई हो, अथवा वो किसी हमारे दैनिक जीवन की धार्मिक, सामाजिक या दैनिक आवश्यकता को पूरा करने में हमारी मदद करती हो। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो किसी भी क्राफ्ट ऑब्जेक्ट के तीन पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक ये कि वो सुंदरता से बनाया गया हो, दूसरा ये कि उसे बनाने में हाथ की कारीगरी का प्रयोग किया गया हो, तीसरा ये कि उसकी कोई ना कोई उपयोगिता हो, चाहे वो हमारे दैनिक कार्यकलाप को पूरा करने के लिए हो, चाहे वो हमारी सामाजिक या धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो। तो ये एक ऐसा मोटा क्राफ्ट का रूप है जिसके के ऊपर लगभग तमाम विद्वान सहमत हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो इन तीनों चारों एस्पेक्ट को रखती है, भूमिकाओं को रखती है, उसे हम एक क्राफ्ट ऑब्जेक्ट या क्राफ्ट या उसे एक हस्तशिल्प हम कह सकते हैं। लेकिन यदि हम हस्तशिल्प के इतिहास के बारे में थोड़ा विचार करें तो हम देखते हैं कि जब मनुष्य एक स्थिर जीवन नहीं जीता था, जब नगर सभ्यता या एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी का विकास भी नहीं हुआ था, जब मनुष्य जंगल में रहता था और शिकार करता था, उस समय भी हस्तशिल्प का उपयोग उसके जीवन में था। यानी हस्तशिल्प मानव जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई एक चीज़ है, चाहे वो फूड गैदरर सोसाइटी में हो, शिकारी नोमैडिक जीवन, घुमक्कड़ जीवन जीता हो, जंगल में शिकार करके अपनी जीवन चलाता हो, चाहे वो एक कृषक समाज में रहकर खेतीबाड़ी का काम करता हो, और चाहे वो आधुनिक महानगरों में या नगरों में रहता हो। हर एक के जीवन के साथ में हस्तशिल्प जुड़ा हुआ है। अगर वो कैसे जुड़ा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर विचार करें तो देखें कि जब आदि मानव शिकार करने के लिए उसने औजारों का बनाना शुरू किया, तो उसने पत्थर को काट के कुछ तीर के आगे के जो वाण है उसका अग्रभाग बनाया, उसने भाले बनाए, उसने छुरी बनाई, उसने छेनियाँ बनाई। तो जब उसने पत्थर को एक रूप दिया, और वो रूप भी उसने एक जो उसके दिमाग में कल्पना थी उस कल्पना के आधार से दिया, यानी वो कोई ऐसे ही तराशी गई चीज़ नहीं थी, लेकिन पूर्व कल्पित, यानी जिसकी कल्पना उसने पहले अपने मन में की, बाद में उसने साधारण औजारों की सहायता से, हाथ की सहायता से उनको एक रूप दिया, और उनका एक उपयोगिता उसने सोची कि मैं इनकी सहायता से किसी जानवर को मार सकता हूँ, उसको मेरे को शिकार करने में आसानी हो सकती है। भाले के बाद में उन्होंने तीर कमान का, धनुष बाण का उपयोग शुरू किया। धनुष बाण भी एक हस्तशिल्प का ही एक रूप है। इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, हस्तशिल्प का भी रूप बदलता गया, विकसित होता गया। सभ्यता के साथ में, मानव की आवश्यकताओं के साथ में हस्तशिल्प जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और उसका आज जो वर्तमान रूप हम देखने को मिलता है, जो परिष्कृत और एक सुसंस्कृत और एक सुंदर रूप जो आज हमको देखने को मिलता है, और इतनी वैरायटी में, उस तक आज हम पहुंचे हैं। अगर हम हस्तशिल्प को उसका वर्गीकरण करें तो हम कह सकते हैं कि जो हस्तशिल्प है वो दो भागों में हम उसको बांट सकते हैं। एक हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स, दूसरे हैंडलूम्स, हथकरघा, यानी कपड़ा बुनने की कला, और दूसरा विभिन्न प्रकार के धातुओं से, मिट्टी से, लकड़ी से, जो भी हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक साधन थे, उन साधनों से 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट हम बना सकते थे, उनको हमने हस्तशिल्प में रखा, और विभिन्न प्रकार के रेशों से जो हम कपड़ा बुन सकते थे, उनकी कला को हमने कपड़ा बुनाई में या हैंडलूम्स या हथकरघा में रखा। तो मोटे तौर पर जो आज प्रचलित हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स हैं या क्राफ्ट्स ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम दो भागों में बांट लिया, एक हैंडीक्राफ्ट्स, दूसरा हैंडलूम्स।
इन दोनों ही चीजों के बीच में एक और चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आरंभ में जितने भी जो हस्तशिल्प बनाए जाते थे वो लोगों के द्वारा स्वयं अपने उपयोग के लिए बनाए जाते थे। जैसे आज भी अगर आप भारत के विभिन्न आदिवासी प्रांगण उसमें अंचलों में जाएं तो वहां पे बहुत सारा सामान ऐसा है कि जो लोग स्वयं अपने लिए बना लेते हैं। लकड़ी की कंघियां, लकड़ी के पहने जाने वाले मुखौटे, सिर पे लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हेड गियर्स, बांस की बनाई जाने वाली डलियां, धागों से रेशों से बनाए जाने विभिन्न प्रकार के जाल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। घर के अंदर पेंटिंग, घर की सजावट के लिए कच्ची मिट्टी की मूर्तियां, दीवारों के ऊपर विभिन्न प्रकार के भित्ति अलंकरण, ये सारी वो चीजें थीं जो लोग स्वयं अपने लिए बना लिया करते थे। और आज भी जो अपने उपयोग के लिए गांवों में लोग स्वयं बना लिया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हस्तशिल्प का एक दूसरा रूप भी सामने आया। जब एक कृषि हर सोसाइटी और नगर सभ्यता का विकास हो गया, उसके बाद में धर्म व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था आई और उस वर्ण व्यवस्था में एक व्यावसायिक जातियों का उदय हुआ, जिसको हम लोगों ने विश्वकर्मा की संतानें माना। यानी विश्वकर्मा वो देव, एक मिनट में थोड़ा पानी पीना चाहता हूं, इससे हो जाएगा। चलो तो अब तक हमने ये जाना कि जो मुख्य हस्तशिल्प हैं उनकी दो भागों में बांट सकते हैं, उनको दो खंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला हैंडीक्राफ्ट, दूसरा हैंडलूम्स। और हैंडीक्राफ्ट में भी हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं जो हमारे हस्तशिल्प हैं। एक तो वो हस्तशिल्प जो लोग अपने लिए स्वयं बनाया करते थे, और दूसरा उसका भाग वो है जिसको कि व्यावसायिक जातियों के द्वारा बनाया जाता था। व्यावसायिक जातियां जैसे कि कुम्हार, लोहार, सुनार, बढ़ई, बुनकर, धातु शिल्पी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, उसी प्रकार मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के माध्यमों का, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखा और उन प्राकृतिक संसाधनों को अपने मनोवांछित जिस प्रकार का वो चाहते थे उस प्रकार के उत्पाद या प्रोडक्ट में बदलने के लिए तकनीक और औजारों का विकास किया। धीरे धीरे शुरू में अगर हम बात करें तो शुरू में उनके पास कोई ना तो विकसित औजार थे, ना ही कोई स्थापित औजार थे, और ना ही कोई उनके पास इस तरीके की तकनीकें थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को एक्सप्लोर किया, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट किए, तब उनको समझ में आया कि हम विभिन्न प्रकार के साधनों को, चाहे जैसे कि वो लकड़ी है या पत्थर है या बांस है या कोई प्राकृतिक रेशा है या तो मिट्टी है, उनको एक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। उनको एक ही तरीके से जिस प्रकार का प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के रूप में उसको नहीं ढाल सकते। उनके लिए अलग अलग किस्म के औजारों की आवश्यकता है, उनके लिए अलग अलग किस्म की तकनीक की आवश्यकता है। इस औजारों के विकास और तकनीक के विकास के कारण और अलग अलग माध्यमों में अपने मनोवांछित प्रोडक्ट को प्राप्त करने के जो महारत हासिल करने के कारण समाज में व्यावसायिक जातियों का उदय हुआ, जैसे कुम्हारों का उदय। और ये व्यावसायिक जातियों का उदय आज की बात नहीं है। अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता का हेलो
तो ये जो औजारों का विकास और तकनीक का विकास और इनके साथ में व्यावसायिक जातियों का विकास, ये भारतीय सभ्यता में आज की बात नहीं है। ये यदि हम ईसा से 3500 साल पहले की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, तब उस समय ये सारी चीजें लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। अगर हमें भारतीय हस्तकला का अध्ययन करना है तो हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इस दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। भारतीय कहना चाहिए कि समस्त भारतीय कलाओं के विकास का एकमात्र अगर कोई पहला माइलस्टोन है तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां मिलती हैं, कपड़े बुने हुए कपड़े के टुकड़े मिलते हैं, मुलायम पत्थर से बनी हुई एक योगी की मूर्ति देखने को मिलती है, धातु की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति देखने को मिलती है, खिलौने देखने को मिलते हैं, मोबाइल टॉयज यानी हिलने डुलने वाले टॉयज आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, बांस के बुनने की प्रक्रिया वहां पर देखने को मिलती है, आपको बैलगाड़ी वहां पर देखने को मिलती है, आपको वहां पे सुई धागा देखने को मिलता है, आपको वहां पे आज के कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पॉटर व्हील यानी कुम्हार का जो चाक है, जो कि सारी टेक्नोलॉजी का तकनीक का मूल उद्गम है, क्योंकि आज सारी टेक्नोलॉजी पहिए यानी व्हील या गियर के ऊपर टिकी हुई है। और इसका उद्गम, इसका विकास सिंधु घाटी की सभ्यता में हो चुका था। उस समय अगर हम देखें तो कलाएं अपने काफी उत्कर्ष पर थीं। हैंडीक्राफ्ट का देखा जाए तो वो ईसा से 3500 साल पहले भी उसको देख के हम आज भी चमत्कृत हो सकते हैं, क्योंकि उस समय भारत में जो तकनीकी विकास हुआ उसकी निरंतरता आज भी आपको भारतीय हस्तशिल्प में देखने को मिल सकती है। तो जब हम बच्चों को यह बताएं कि भारतीय हस्तशिल्प परंपरा क्या है, तो उसमें हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह बताने की जरूरत है, और हमें खुद को भी, स्वयं को भी समझने की जरूरत है, और इस बात पर गर्व करने की जरूरत है कि भारतीय हस्तशिल्प की जो परंपरा है वो ईसा से 3500 साल पुरानी है। पूरे विश्व में इतनी प्राचीन हस्तशिल्प की परंपराओं की अविरल धारा जो आज तक कंटिन्यूअसली बह रही है, चल रही है, यानी आज भी हम 3500 ईसा से पहले से लेके ईसा के 2013 जिसमें हम आज जी रहे हैं, समकालीन समय, उनके बीच में हस्तशिल्प की धारा की एक निरंतरता है। वो एक निरंतर कड़ी है जिसको हम आज वहां से हम अभी तक जोड़ के देख सकते हैं। क्या ऐसा कौन सा हस्तशिल्प है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं था, जो वहां पर हम नहीं देख सकते हैं, जिसका उद्गम वहां से नहीं देख सकते हैं? मिट्टी की जो कला है, मिट्टी को पकाकर चाक के ऊपर उसको एक आयतन देकर, उसको फुलाकर, उसको वांछित आकार में मटके के रूप में बनाकर एक सांचे के द्वारा उसे इच्छित आकार में ढालकर पकाकर एक स्थायी रूप देने की जो एक तकनीकी है, जो कि काफी जटिल एक तकनीकी चीज है, वो पूरी तरह वहां पर विकसित हो चुकी थी। और टेराकोटा के मामले में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता का। वहां पर विभिन्न प्रकार की सीलें मिलती हैं। और यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक चीज बता दूं कि उस समय जैसे आज हम कागज के ऊपर लेख लिख कर देते हैं, बाद में कुछ प्राचीन समय में जाएं तो ताम्रपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिपि लिखकर एक दूसरे को देते थे और किताबें लिखते थे। लेकिन सिंधु घाटी की समय में कच्ची मिट्टी के ऊपर लिखाई की जाती थी, जिसको तुरंत पकाकर स्थायी रूप दिया जाता था, और वो पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान मैसेज भेजने के काम आते थे। और उस समय जो मिट्टी की सीलें मिली हैं, वो उन आदेशों के ऊपर सिग्नेचर का काम करती थी, सिक्के का काम करती थी। यानी हस्तशिल्प पूरी तरह उनके जीवन में रमा हुआ था और जीवन के प्रत्येक पक्ष में उसका महत्व था, उसकी उपयोगिता थी। अगर हम मिट्टी की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ही मिट्टी के बने हुए मनकों की मालाएं देखने को मिलती हैं।
खिलौने ऐसे देखने को मिलते हैं जिसके अंदर फूंक मारने से वो विसिल सीटी की आवाज निकलती है। यानी उनको किस प्रकार मिट्टी को ढाला जाए कि उसका उपयोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर किया जाए, यानी एक साधारण मिट्टी के ढेले को किस प्रकार एक अच्छी मधुर आवाज निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट सीटी में बदला जाए, इसका उनको पूरी तरह ज्ञान था। उन्होंने इस प्रकार के हस्तशिल्प बनाने की पद्धति का विकास कर लिया था। उन्होंने ऐसी बैलगाड़ियों का भी खिलौने वहां पर देखने को मिलते हैं जिनको खींचने पर वो टॉय कार्ट का काम करती हैं, जिनको कि आप खींच सकते हैं। वहां पर पत्थर को तराशने की कला के भी आपको औजार मिलते हैं और उनके बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट के नमूने भी आपको मिलते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज केवल हमें देखने की है कि सिंधु घाटी के समय में लोहे का विकास नहीं हुआ था। उस समय वो लोग सारी चीजें तांबे और तांबे का इस्तेमाल करके बनाते थे, और वो लोग धातु का एलॉय बनाना सीख गए थे। जो उन्होंने कांसे की जो मूर्ति बनाई है, कांसा धातु अपने आप में एक एलॉय है जो कि जस्ते को और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। कई भागों में उसमें टिन भी मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें वो सीख गए थे और व्यावसायिक जातियों का विकास हो गया था। और इन व्यावसायिक जातियां, लोहे का काम उस समय नहीं था लेकिन वो बाद में विकसित हुआ, लेकिन कपड़ा बुनने का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, पत्थर का काम, चित्र बनाने का काम, गहने बनाने का काम, ये सारा काम उस समय वो सीख चुके थे। तो एक जब भी हम हस्तशिल्प के बारे में बात करेंगे तो हमें एक प्रमुख पड़ाव के तौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता का हमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम समकालीन हस्तशिल्प के बारे में बात करते हैं, जो आज हस्तशिल्प का जो हमें रूप देखने को मिलता है। आज हमारे पास देश में जो हस्तशिल्प का रूप है उसके 3 धाराएं हैं। एक धारा है वो जो बहुत अच्छा हो रहा है वैसे 5 सेकेंड्स 15 मिनट। तो अब तक हमने हस्तशिल्प के 2 कैटेगरीज की बात करी। एक वो तो अब तक हमने ऐसा दादा, हेलो, इसमें तो इतना में ये आएगा। तो अब तक हमने हस्तशिल्प के 2 कैटेगरीज की बात करी। एक वो कैटेगरी जो लोग स्वयं अपने लिए बनाते थे, और दूसरी कैटेगरी जो व्यावसायिक जातियों के द्वारा उनके लिए बनाया जाने लगा, जिसके अंदर ज़्यादा तकनीकी महारत की ज़रूरत थी। ऐसे सारे काम जिनके लिए ज़्यादा तकनीकी महारत की ज़रूरत थी, मटेरियल और टेक्निक टूल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत थी, उनकी उपयोगिता में महारत की ज़रूरत थी, उनके लिए एक व्यावसायिक जातियों का एक वर्ग, शिल्पियों का एक वर्ग का उदय हुआ नगर सभ्यता के विकास के साथ में, जिन्होंने कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में एक नए आयाम को जन्म दिया। और इन व्यावसायिक जातियों के उदय के साथ ही इस बात का भी चीज एक और पक्ष हस्तशिल्प के साथ में जुड़ गया, वो जुड़ गया जीविकोपार्जन का। क्योंकि जब लोग स्वयं अपने लिए हस्तशिल्प बना रहे थे तब उसमें कोई आमदनी का, उसका आर्थिक कोई पक्ष नहीं था। उसका एक ही पक्ष था कि लोग स्वयं अपनी उपयोगिता के लिए, अपनी सजावट के लिए, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, अपने दैनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुंदर तरीके से उसको परफॉर्म करने के लिए चीजें बना रहे थे। लेकिन जब व्यावसायिक जातियों का इसमें समावेश हो गया तब इसके अंदर एक और पक्ष जुड़ गया हस्तशिल्प का, वो था अर्थोपार्जन, जीविकोपार्जन। यानी एक ऐसी लोगों के पास अपनी जीविका को चलाने के लिए एक नए साधन का एक विकास हो गया। अभी तक वो लोग क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, या खेती कर रहे थे, या किसी राजा के यहाँ या किसी शासक वर्ग से संबंध लोगों के यहाँ नौकरी चाकरी का काम कर रहे थे। लेकिन एक और उनके लिए एक नया एक अध्याय जुड़ गया, जो कि जीविकोपार्जन के लिए वो नई नए हस्तशिल्प, सुंदर सुंदर हस्तशिल्प लोगों को बना के और उनको बेचें, और उसके माध्यम से या तो सामान या तो पैसा लें और अपना जीविकोपार्जन का काम आगे बढ़ाएं।
इस वर्ग के सामने आने के साथ ही हस्तशिल्प का विकास बहुत तेजी से भारत में हुआ। उन लोगों ने माध्यम यानी मटेरियल जिसका उपयोग करके वो एक सुंदर वस्तु बना रहे हैं, उसका साथ में अनेक प्रकार के प्रयोग करने आरंभ कर दिए। अनेक प्रकार के उनको किस तरीके से, किस सरल तरीके से और किस नूतन तरीके से नए रूप में ढाला जाए, कितने सुंदर और आकर्षक तरीके से उसको बनाया जाए, कितने कम समय में और कितनी बचत के साथ में उसको बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा सुंदर, ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उससे अर्थोपार्जन किया जाए, इस विषय में विचार करना शुरू कर दिया। इस विचार के आते ही हस्तशिल्प में 3 पक्ष और जुड़ गए। पहला ब्यूटी, दूसरा यूटिलिटी और तीसरा ड्यूरेबिलिटी, यानी किसी चीज का सुंदर होना। अभी जो ब्रेक किया ना, इसके बाद भी रिपीट करेंगे, ठीक है? अभी जो किया मतलब अभी इसको ये 3 पक्ष से दोबारा शुरू करना है। तो इसके बाद जब व्यावसायिक जातियों का उदय हो गया, तकनीकी विकास और उन्होंने आगे बढ़ाया, हस्तशिल्प के अंदर सुंदर से सुंदर और नई से नई चीजें बनाने की होड़ लगने लग गई, तब हस्तशिल्प में 3 पक्षों का और समावेश हो गया। ये पक्ष थे ब्यूटी, यूटिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, यानी सुंदरता, उपयोगिता और उसकी मजबूती, काफी समय तक चलने की उसकी क्षमता। यानी किसी भी हस्तशिल्प के ऑब्जेक्ट में जो उपभोक्ता वर्ग था, वो ये तीनों चीजें तलाशने लगा कि जो मैं सामान एक व्यावसायिक शिल्पी से खरीद रहा हूं, उसके अंदर वो की चीज कितनी सुंदर है, वो चीज मेरे कितने उपयोग में आने वाली है और वो चीज मेरे लिए कितने दिन तक चलेगी, उसकी मजबूती क्या होगी, उसका टिकाऊपन क्या होगा। बाद में धीरे धीरे इसमें कीमत का भी पक्ष जुड़ गया, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 3 पक्ष उसके साथ जुड़ गए जो एक महत्वपूर्ण चीज थी। अब हम थोड़ा तकनीकी पक्ष से हटकर इसके एक सामाजिक पक्ष की तरफ देखते हैं कि जो भारत में ऐसा नहीं था कि सब जगह एक ही प्रकार का हस्तशिल्प चल रहा था, सब जगह बनाने वाले एक ही लोग थे। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में उनके बनाने वालों का रूप और बनाने वाले लोगों की तकनीकी क्षमता, उनका देखने का नजरिया, उनकी बनाई गई चीजों की उपयोगिता, वो पूरी तरीके से अलग थी। क्योंकि साधारण उपयोग के अलावा जो धार्मिक और सामाजिक महत्व की जो चीजें थी, जो महत्व था, वो हस्तशिल्प से अभी अलग नहीं हुआ था, वो पूरी तरह उसके साथ जुड़ा हुआ था। और उसी पक्ष को लेकर इसके बनाए जाने के आधार पर हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले हस्तशिल्प, दूसरा ग्रामीण आम जन समुदाय जिसको लोक कला कहते हैं, लोक हस्तशिल्प, और तीसरा कोर्ट यानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए, राजाओं के लिए, रजवाड़ों के लिए बनाए जाने वाले हस्तशिल्प। तीनों की उपयोगिता अलग थी, तीनों के बनाने वाले अलग थे और तीनों के पीछे जुड़ा हुआ उनका धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारण भी अलग अलग था। अगर हम सबसे पहले आदिवासी हस्तशिल्प की बात करें तो आदिवासी हस्तशिल्प आज भी, प्राचीन समय से लेकर आज भी, इनमें सिर्फ 2 ही प्रकार के कैटेगरीज हैं, एक पारंपरिक और दूसरी अपारंपरिक। लेकिन यहां जो बनाने वाला जो समूह है वो आदिवासी समुदाय है। तो इनके द्वारा जो बनाए जाने वाले हस्तशिल्प हैं, अगर हम उनकी 2 कैटेगरी करें, एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक, तो पारंपरिक हस्तशिल्प या पारंपरिक आदिवासी कला वो कला है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले एक पर्टिकुलर आदिवासी समूह द्वारा अपनी दैनिक, धार्मिक, सामाजिक विश्वासों, अनुष्ठानों को और रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए बनाई जाने वाली वस्तुएं। तो इसके अंदर
हमें यह समझना होगा जब हम ट्राइबल आर्ट के बारे में बात करते हैं या ट्राइबल क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं कि ये किसी एक विशेष अंचल में रहने वाले किसी एक विशेष आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं जो उन्होंने अपने धार्मिक, सामाजिक विश्वासों और दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों को बनाने के लिए उन्होंने बनाई हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध भारत में आदिवासी कला है जिसको कहते हैं वारली आदिवासी कला, वारली हस्तकला, दूसरा गोंड हस्तकला, तीसरा सोरा आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले चित्र, चौथा भील आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले चित्र। ये सारे चित्र अलग अलग स्थानों पर रहने वाले विभिन्न आदिवासी समुदायों द्वारा बनाए जाते जो उनकी धार्मिक और सामाजिक और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया कलाकर्म है। यानी गुजरात में रहने वाले राठवा जब अपने इष्ट देव पिठोरा देव को पूजा करने के लिए चित्रों का निर्माण करते हैं, वो चित्र एक विशेष अनुष्ठान जिसके द्वारा वो अपने देवताओं से अपने समृद्धि और अपने भले की कामना करने के लिए बनाते हैं, वो एक चित्र हैं। दूसरे वारली आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले चित्र, यानी यहाँ पे हस्तशिल्प या उनकी कला किसी न किसी प्रकार से जीवन से जुड़े जो अलौकिक शक्तियां जिनकी वो पूजा करते हैं उनको अपने हित में निर्णय लेने के लिए या उनको संतुष्ट करने के लिए या अपने पूजा अनुष्ठान को पूरा करने के लिए वो बनाई जाने वाली कला है। आदिवासी कला पूरी तरह अनुष्ठानों से और उनके धार्मिक सामाजिक कारणों से जुड़ी हुई कला है जिसको कि वो लोग किसी अर्थोपार्जन के लिए नहीं बनाते थे, बल्कि अपने जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके रूढ़ परंपराएं हैं, उनके निर्वाह के लिए बनाते थे, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाते थे। जैसे भील मध्य प्रदेश का एक झाबुआ जिला है जहां पर रहने वाले आदिवासी जाति है भील और भिलाला। ये आदिवासी जब इनके ये लोग एक मान्यता लेते हैं, इनके एक देव होते हैं जिनका नाम है एक पिठोरा देव। जब ये उनकी मान्यता लेते हैं कि हमारे घर में अच्छी फसल होगी, हमारे यहाँ शादी हुई है, अगले साल हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी, बेटे की प्राप्ति होगी, तब हम आपको खुश करने के लिए, तब हम आपकी पूजा करने के लिए इस प्रकार के एक चित्रशिल्प का निर्माण करेंगे। तो वो सारे गांव के लोग मिलके उसको एक पूजा अनुष्ठान करते हैं और उसके अंदर उस चित्र आकृति का वो लोग निर्माण करते हैं। चित्र की आकृति बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लखिंद्रा कहा जाता है। वो सारी चित्र जो है वो उनके पिठोरा देव की किंवदंती का एक चित्रित रूप होता है। यानी वहाँ पे सारी की सारी जो बनाई जाने वाली चित्रकृतियां हैं वो उनके धार्मिक विश्वासों से जुड़ी किंवदंतियों के साथ जुड़े हुए होते हैं जिनको कि वो वहाँ पे चित्र रूप देकर अपने देवता को खुश करने के लिए बनाते हैं। इसी प्रकार गुजरात के जो राठवा आदिवासी होते हैं वो भी मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों के समान पिठोरा चित्र बनाते हैं। वो भी इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के यहाँ अच्छी फसल होती है या कोई बीमार हो जाता है तो उस समय वो लोग अपने पिठोरा देव का एक मनौती करते हैं, तो उस मनौती के पूरी करने के लिए वो चित्र का निर्माण करते हैं। उसके साथ में एक पूजा अनुष्ठान होता है जिसके अंदर उस देवता का शमन किया जाता है। सारा गांव मिलकर उस देव की पूजा करता है, नाचता गाता है और उस चित्र का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आदिवासी कला है वो पूरी तरह जीवन के साथ जुड़ी हुई, उनके विश्व दर्शन, उनकी सामाजिक और धार्मिक जो मान्यताएं उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो न केवल इस दुनिया की चीज़ों को पूरा करते हैं बल्कि उनके लिए जो पारलौकिक शक्तियां हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनको शमन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वो अपने कला शिल्प का निर्माण करते हैं और वो कला शिल्प उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए, शहरीकरण बढ़ता गया और जंगल धीरे धीरे जब कटने लगे तो ये आदिवासी भी धीरे धीरे शहरी सभ्यता के संपर्क में आने लग गए और उनके ऊपर भी हिंदू जातियों का प्रभाव पड़ने लग गया और उन्होंने भी वो रीति रिवाज बहुत सारे अपना लिए जो हिंदू जातियों में अपनाए जाते थे। इस प्रकार धीरे 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 आदिवासी कला भी अपना रूप बदलती चली गई और आज
हम देखते हैं कि आज हमारे पास आदिवासी कला का एक ऐसा अपारंपरिक रूप हमारे सामने आ गया है कि जिसका कोई पूजा अनुष्ठान से संबंध नहीं है, बल्कि वो भी जिस प्रकार जो मुख्य धारा का हस्तशिल्प है, जिसमें कि व्यावसायिक जातियां अर्थोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए हस्तशिल्प का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार आज वो आदिवासी जो अपने धार्मिक सामाजिक विश्वासों को, रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए कला शिल्प का निर्माण करते थे, आज वो उसी कला शिल्प को बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का भी काम करने लग गए हैं। तो इस प्रकार जो कलाकृतियां, हस्तशिल्प पूजा अनुष्ठानों के साथ जुड़े हुए थे, वो आज उससे अलग होकर एक सजावटी रूप में भी बाजार में उपलब्ध है। और भारतीय बाजार में आज एक आदिवासी हस्तशिल्प का एक बहुत बड़ा एक बाजार है, बल्कि आज हिंदुस्तान से विदेशों में एक्सपोर्ट होने वाला जो हस्तशिल्प का एक बड़ा भाग है वो आदिवासी कलाओं का है। आज आप देखिए कि जो वारली चित्रकला है, भील चित्रकला है, गोंड चित्रकला है, सौरा चित्रकला है, ये सारी चित्रकलाएं लाखों के मात्रा में विदेशों में जाती हैं, शहरी बाजारों में बिकती हैं। यदि आप किसी भी एक बड़े दिल्ली हाट में या किसी भी हस्तशिल्प के बड़े एम्पोरियम में जाएं तो वहां पर आपको बहुत सारी आदिवासी कलाएं देखने को मिलेंगी। इन आदिवासी कला के भी दो रूप हैं, जो मैंने अभी दो रूप बताए, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। लेकिन जो पारंपरिक रूप है उसमें भी अगर हम देखें तो उसकी भी दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो है कि जो आदिवासी स्वयं अपने लिए बनाते थे, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो कि व्यावसायिक जातियां आदिवासियों के लिए बनाती थी। आज हम बस्तर का धातु शिल्प देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और सरगुजा जिले का बनाए हुए धातु शिल्प देखते हैं, उड़ीसा के धातु शिल्प देखते हैं, पश्चिम बंगाल का जो हम धातु शिल्प देखते हैं जिसको हम ढोकरा शिल्प बोलते हैं। ये ढोकरा शिल्प वास्तव में हम इसे आदिवासी हस्तशिल्प कहते हैं, जो कि मूलतः आदिवासियों के द्वारा तो बनाया गया नहीं होता, लेकिन व्यावसायिक जातियों के द्वारा अपने आदिवासी उपभोक्ताओं के लिए वो आरंभ में बनाया जाता था, जिसको कि आज अपारंपरिक रूप में उन लोगों ने शहरी बाजार के लिए बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ में एक दूसरा पक्ष जोड़ दिया अर्थोपार्जन का, जीविकोपार्जन का, जिसके कारण कि आज ये आदिवासी कला एक बड़े रूप में आज हस्तशिल्प बाजार के अंदर मौजूद है। अब हम दूसरे हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर क्योंकि आप में से बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे कि जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, तो जो अगर आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए शिक्षक हैं तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो अपने स्कूल के छात्रों को ये कह सकते हैं कि वहां पर कौन सी आदिवासी जातियां पाई जा रही हैं, कौन कौन से लोग आदिवासियों में जिनकी गणना की जाती है। कहां से? हाँ, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि आप लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, प्रांतों से आए हैं और बहुत सारे शिक्षक आदिवासी कलाओं के संदर्भ में यहां पे मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं और भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग हिस्से से आए हैं, तो उनमें से कुछ जरूर ऐसे भी होंगे कि जिनके क्षेत्र में आदिवासी रहते होंगे। तो आप कर ये भी सकते हैं कि अपने छात्रों को कहें कि वहां पर रहने वाली आदिवासी जातियों की एक सूची बनाएं और कभी ये भी जानने की कोशिश करें कि वो आदिवासी क्या किसी प्रकार के हस्तशिल्प बनाते हैं, क्या उनके बनाए हुए हस्तशिल्प वहां पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, या उनके बनाए हुए हस्तशिल्प भारत में प्रसिद्ध हैं। तो अगर इस प्रकार वो करते हैं तो वो उनको स्वयं जानने की वो जान सकेंगे कि आदिवासी कला क्या है, आदिवासी किस प्रकार अपने आसपास उपलब्ध सहज जो साधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनसे बहुत ही साधारण औजारों के द्वारा कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बस्तर के जो मुरिया आदिवासी हैं, मुरिया आदिवासी बड़े ही सुंदर कंगे बनाने में बहुत दक्ष हैं।
इसी प्रकार उड़ीसा के जो कुटियाकोन आदिवासी हैं वो भी सुंदर कंगे बनाने में, कंगों के ऊपर, लकड़ी की बनाई हुई कंगियों के ऊपर वो सुंदर कार्विंग करते हैं और इतनी बढ़िया उसके ऊपर नक्काशी करते हैं कि वो कंगे जो है वो देखने की वस्तु होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज बड़ी मजेदार ये है कि आमतौर पर कंगे और कंगियों का इस्तेमाल हम स्त्रियों के साथ में जोड़कर करते हैं, लेकिन उड़ीसा के जो कुटियाकोन आदिवासी हैं या आदिवासी जो कौन लोग हैं वो पहाड़ी, जिसको डोंगरिया कौन भी कहते हैं, वो लोग वहां पे युवक कंगियां लगाने का काम करते हैं और जितनी ज्यादा सजावट वो कंगियों से करते हैं कि वो देखने में उनके बाल, वो युवक लंबे लंबे बाल रखते हैं और बढ़िया बढ़िया सुंदर कार्विंग की हुई कंगियां अपने बालों में सजाते हैं, तो दूर से देखने में लगता है कि जैसे लड़कियां जा रही हैं, लेकिन वहां पे कंगियां लगाने का काम जो है वो युवक करते हैं। इसी प्रकार जो बस्तर के आदिवासी हैं, मुरिया आदिवासी, उनके यहाँ एक बड़ी सुंदर एक परंपरा होती है जिसको घोटुल परंपरा कहते हैं, और ये घोटुल हस्तशिल्प का, मुरिया हस्तशिल्प का, मुरिया आदिवासियों के हस्तशिल्प का एक बड़ा भारी केंद्र होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर सारे जो कुंवारे लड़के लड़कियां होते हैं वो एक साथ रहते हैं और यहाँ पे वो जब शाम को आते हैं और बैठते हैं तो वो डांस करते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी उपयोग की चीजें बनाते हैं और यहाँ पर लड़के सुंदर लकड़ी की कंघियों के ऊपर नक्काशी करके चूना रखने के लिए और तंबाकू रखने के लिए डिब्बियां बनाते हैं सुंदर सुंदर। और ये जो लकड़ी की जो कंघियां होती हैं जिसके ऊपर बढ़िया नक्काशी की गई होती है, ये वो उस लड़की को भेंट करते हैं जिसको वो प्रेम करते हैं। तो एक प्रकार से ये कंघियां वो उस लड़की के साथ सामने जब उन्हें अपना प्रणय निवेदन करना होता है, जब कोई लड़का ये बताना चाहता है कि वो अमुक लड़की को प्यार करता है, उसको चाहता है, तो वो उसको वो कंघी एक टोकन के रूप में देता है। यदि लड़की वो कंघी स्वीकार करती है तो ये उनकी जो दोस्ती आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो हस्तशिल्प है वो उसका एक प्रेम प्रकट करने के लिए भी एक हस्तशिल्प का बड़ा भारी उपयोग है वहां। तो अगर इसके बाद हम आदिवासी कला के से थोड़ा अब हम एक गांव में की जाने वाली हस्तकलाओं के ऊपर चलते हैं, लोक कला, जिसको हम लोक हस्तशिल्प कला कहते हैं या लोक कला कहते हैं। आज भारत में जो हस्तशिल्प का इतना बड़ा रूप देखने को मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग ये ग्रामीण हस्तकलाओं से आता है। ग्रामीण हस्तकलाएं, लोक कला जन सामान्य द्वारा की जाने वाली कला है। इसका भी अगर हम करें बनाने के हिसाब से तो दो भाग होंगे। एक वो भाग जो लोग स्वयं अपने उपयोग के लिए बनाते हैं, दूसरा भाग जो व्यावसायिक जातियां उनके उपयोग के लिए बनाती हैं। और अब एक नया अपारंपरिक रूप हमारे सामने जो आया है वो है शहरी बाजारों के लिए, निर्यात के लिए हस्तकला का, हस्तशिल्प का निर्माण। तो ये जो हस्तशिल्प का जो ये प्राचीन अच्छा। तो आदिवासी हस्तशिल्प के बाद में अब हम बात करते हैं लोक हस्तशिल्प की या लोक कला की। लोक कला जैसा कि उसके नाम से ही इंगित है, जन सामान्य द्वारा, ग्रामीण जन साधारण द्वारा किया जाने वाला कोई भी कला कर्म वो लोक कला कहलाता है। और उनके द्वारा बनाए गए जो शिल्प हैं वो लोक हस्तशिल्प कहलाते हैं। ये हस्तशिल्प भी दो प्रकार के हम इनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो जन सामान्य द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जिनका संबंध किसी न किसी अनुष्ठान से होता है, पूजा से होता है, और ये ज्यादातर जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं, लोक जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। इनके बिना लोक जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। इनके अंदर मैक्सिमम जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो घर की सजावटों से आता है और भूमि चित्र या भित्ति चित्रों से आता है। दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र या जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र या दीवारों पर किया जाने वाला भित्ति अलंकरण, दीवारों को सजाने, घर को सजाने के लिए किया जाने वाला भित्ति अलंकरण। आज जो मधुबनी चित्र हैं, बिहार के मधुबनी जिले के द्वारा में जो बनाए जाने वाले जो चित्र हैं वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज बिहार के
टाइम हो गया बॉस। आज बिहार के जो लोक हस्तशिल्प है उसने बिहार को विश्व पटल पर लाके खड़ा कर दिया है। आज पूरी दुनिया में मधुबनी चित्रों को, मधुबनी कला को जानने वाले सारे विश्व में है, जिसने न केवल बिहार को, उस छोटे से एक जिले को, बल्कि भारत को पूरे विश्व के कला मंच पर एक नई पहचान दी है। वो है बिहार के मधुबनी जिले में की जाने वाली एक चित्र परंपरा, चित्र हस्तशिल्प परंपरा। और ये जो परंपरा थी वास्तव में, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सारी आदिवासी और लोक कलाएं, हस्तशिल्प परंपराएं सारे जीवन से जुड़ी हुई, भारतीय जीवन से जुड़ी हुई कलाएं हैं। ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। तो इनको आप जीवन से अलग नहीं कर सकते। 5 मिनट बाकी है सर जी 5 मिनट। 5 मिनट बचे यार, चल 45 प्लस हो गया। तो चलने दीजिए, फिर बाद में एडिट कर लेंगे। नहीं तो बहुत अभी तो चलिए मैं 15 मिनट करता हूं, फिर खत्म करते हैं। एक मिनट, ये आईडी चेंज करनी है, टेप चेंज करनी है। अच्छा, तो